हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और उनसे रिलेटेड डिटेल आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं। पहली बात तो ये कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें एस ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल हो, ठीक है, एस ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो, ठीक। और आप सब जानते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें गुंजाइश सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। इस वजह से जब ये एस ऑर्बिटल फिल होने जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी NS1 और बनेगी NS2। और आप ये भी आप जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें सिर्फ 2 ग्रुप आते हैं। इसमें से एक है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की NS1, और दूसरा है सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की होती है NS2, ठीक। और इवन आप ये भी जानते हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं नाउ दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, जबकि सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कली क्यों कहते हैं? इनके लिए जो वर्ड अल्कली यूज़ किया जाता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन। इनके जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं ये एक तो वाटर सॉल्युबल हैं और दूसरा कि जब इनको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो जिनके एक्वस सॉल्यूशंस होती हैं वो बेसिक होती हैं या अल्कलाइन होती हैं। इन दैट सेंस वी आर कॉलिंग दीज एलिमेंट्स एज अल्कलाइन या अल्कली। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जो हैं इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी वजह यह है कि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं मोस्टली, इस वजह से इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जैसे कि आप जानते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जैसे कि आप जानते हैं इप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो देयर कंपाउंड्स आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट। तो एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए रिगार्डिंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वो है इनकी अबंडेंस। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं या फिर सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल है और कौन सा एलिमेंट रेयरेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम एंड लास्ट एलिमेंट इज़ द फर्नेशियम। सिमिलरली सेकेंड ए ग्रुप की बात करें तो आप जानते हैं बेरिलियम, सेकेंड इज़ द मैग्नीशियम, नेक्स्ट वन इज़ द कैल्शियम एंड देन वी हैव स्ट्रोंटियम एंड इसके अलावा है बेरियम एंड लास्ट एलिमेंट इज़ रेडियम। तो आप देख सकते हैं कि गुड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ए ग्रुप के जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हैं वो हैं सोडियम एंड पोटाशियम, और सेकेंड ए ग्रुप के जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है नेचर में वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम। फर्स्ट ए ग्रुप का जो रेयरेस्ट एलिमेंट है वो है फर्नेशियम जो कि रेडियो एक्टिव है, और सेकेंड ए ग्रुप का भी जो रेयरेस्ट एलिमेंट है वो है रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव है। बीइंग रेडियो एक्टिव फर्नेशियम और रेडियम इन दोनों को अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि इसको हम नॉर्मल केमिस्ट्री में हम डिस्कशन में नहीं लाते या इसको डिस्कस नहीं करते। एक तो ये रेडियो एक्टिव है और ये दूसरी इसकी बेसिक वजह ये बन सकती है कि ये लीस्ट अबंडेंट हैं। ये क्या हैं? लीस्ट अबंडेंट हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें, अब एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनसे बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक तो ये कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये
जो एलिमेंट हैं दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड, दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इवन पोटाशियम कार्बोनेट या इवन कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो कॉल्ड द एस ब्लॉक एलिमेंट, ये कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड का कलर है और उसमें अगर एस ब्लॉक एलिमेंट भी अवेलेबल है तो उसकी वजह जो होगी कलर की वो एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कंपाउंड लाइक KMnO4, ठीक है, KMnO4 जो है इसकी जो सॉल्यूशन होती है वो पिंक कलर की होती है या डीप पर्पल कलर की होती है। तो रीजन ऑफ दिस कंपाउंड इज नॉट द पोटाशियम, रीजन ऑफ दिस कंपाउंड इज अ परमैंगनेट आयन। जो परमैंगनेट आयन है जिसमें ट्रांजिशन मेटल है, इसकी वजह जो है कलर की वो इसके अंदर मौजूद ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल या उसका आयन अगर किसी कंपाउंड में है तो दैट विल बी द रीजन ऑफ द कलर। इसी तरह से आप जानते हैं कि कंपाउंड है पोटाशियम क्रोमेट, दैट इज K2CrO4। अब पोटाशियम क्रोमेट जो है इसमें पोटाशियम के टोटल दो एटम हैं, तो ये हो गया 2 + 1, ठीक है, और जो क्रोमेट आयन है इसके ऊपर चार्ज है 2 माइनस की, तो क्रोमेट आयन इज द रीजन ऑफ द कलर, ठीक है। आप जानते हैं कि पोटाशियम क्रोमेट जो है इसकी सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है येलो कलर। तो कलर जो होते हैं यहाँ पर कलर जो होता है वो होता है डीप पिंक कलर होता है, ठीक है। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉट बिकॉज ऑफ द अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। तो एक बात तो ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर का होना इसका मतलब है कि ये एलिमेंट या फिर इनके कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अनअवेलेबल, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। अगर सपोज करें कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं तो उसमें आप जानते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो NS1 है उसमें S में एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो बहुत कम है। अगर वो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में जाते हैं तो आप जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है फर्स्ट ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देते हैं और सेकंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देते हैं। इस वजह से जब आयन बन जाते हैं तो आयन जो होते हैं वो कंप्लीटली डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि आयनिक स्टेट में इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। तो इनके डायमैग्नेटिक नेचर होने की जो रीज़न है वो है शॉर्टेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये जो है आप जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। इसके अलावा अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनमें अगर हमें फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं इनकी अगर हम कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड्स, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स, फर्स्ट ए ग्रुप के बायकार्बोनेट्स और फर्स्ट ए ग्रुप के सल्फेट्स, फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैं फॉस्फेट्स और फर्स्ट ए ग्रुप के जैसे कि हैं नाइट्रेट्स, ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके हैलाइड्स, कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट या नाइट्रेट, फर्स्ट ए ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये मोर सॉल्युबल होते हैं बनस्पत किसके? सेकेंड ए ग्रुप के, जो कि लेस सॉल्युबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्युबिलिटी की जो बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड का लेस सॉल्युबल होना, उसके पीछे वजह यह है कि फर्स्ट ए ग्रुप के केस में लेटिस एनर्जी कम रहती है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का जो एलिमेंट है वो
M पॉजिटिव 1 आयन बनाता है। जो मेटल होता है फर्स्ट डे ग्रुप का उस पर चार्ज 1 पॉजिटिव होती है, पर सेकेंड ए ग्रुप का जो मेटल है वो डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, जिस वजह से इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आप जानते हैं कि लेटिस एनर्जी बढ़ जाती है और फिर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। इस वजह से सेकेंड ए ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू द फर्स्ट ए ग्रुप वो थोड़ी सी कम रहती है। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी एलिमेंट जो हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए। तो ज़रा देखें कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए। तो सब शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। तो एक तरफ हम बात करेंगे फर्स्ट ए और फिर हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड ए की। तो ध्यान से सुनेंगे ये मामला कैसे है। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम एंड सो ऑन, तो इस तरह से हम बात करते जाएंगे। तो ज़रा देखें कि किस तरह से। लिथियम पहला एलिमेंट है इस केस में जो कि सेकेंड पीरियड का है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं हीलियम और इसके साथ में लिखते हैं 1s1। हीलियम का आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसका जो इनर शेल जो है 1s उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम एज दैट ऑफ हीलियम जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसका जो वैलेंस शेल होगा वो होगा 1s1। सिमिलरली सेकेंड पीरियड का दूसरा एलिमेंट जो है वो है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं हीलियम और इसके साथ हम लिखते हैं क्या, 1s2। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम का लास्ट जो शेल है वो 1s1, लास्ट ऑर्बिटल 1s1, और बेरिलियम के केस में वो है 1s2, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ए ग्रुप में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी करेक्शन में कर लेता हूँ, ये 1s1 के बजाय हम यहाँ लिखेंगे 2s1 और ये भी 2s1 क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड में आप जानते हैं कि आता है सोडियम, कौन सा एलिमेंट है, सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे नियॉन और फिर लिखेंगे हम क्या, 3s1, और इस केस में आता है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे नियॉन और इसके साथ हम लिखेंगे क्या, 3s2, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, रुबीडियम है, सीरियम है, फर्नेशियम है, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, या फिर यहाँ पर बेरियम है, या फिर लास्ट एलिमेंट जो है रेडियम है। इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएंगी तो ध्यान से सुनते जाओ कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगी। आप जानते हैं कि हीलियम, नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद आप जानते हैं जीनान, जीनान के बाद जो है वो कौन सा है, रेडान। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जब हम पीरियड टू पीरियड नीचे आएंगे, लिथियम से लेकर सीजियम तक या इवन फर्नेशियम और रेडियम को फिलहाल एक्सक्लूड कर लेते हैं, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम में होगी 4s1, रुबीडियम में होगी 5s1, सीजियम में होगी 6s1 और फर्नेशियम की अगर बात करेंगे तो 7s1। क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम में। सेम स्टोरी रहेगी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम एंड ऑनवर्ड। ये हो जाएगा 2s2 था, ये 3s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, स्ट्रोंटियम के केस में 5s2 और बेरियम के केस में 6s2 और रेडियम के केस में क्या हो जाएगा 7s2। तो दैट द वे हाउ वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में नोबल गैस का लिखना, इसका मतलब है कि आखिरी ऑर्बिटल को छोड़कर इनर ऑर्बिटल जो भी हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द नोबल गैस है। किस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इनर ऑर्बिटल की किस नोबल गैस की जैसी है वो नोबल गैस इसके साथ हम साथ में हम लिख देते हैं। जैसे कि लिथियम का इनर ऑर्बिटल हीलियम जैसा है, सोडियम नियॉन, पोटेशियम आर्गन, रुबीडियम जीनान और सीजियम जो है वो रेडान। तो आई होप सो कि ये बात आप सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, वो हमें डिस्कस करनी है और इसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड्स। क्या कहते हैं इसको हम? ग्रुप ट्रेंड्स।
अब जो ग्रुप ट्रेंड्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से ग्रुप ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। काफ़ी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हैं, कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि नंबर 1 हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई में सिंपली एक बात को क्लियर कर लेते हैं कि टॉप टू बॉटम इन बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज होता है, ये बात अब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप टू सेकेंड ए ग्रुप जाएं तो फिर हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप टू सेकेंड ए ग्रुप जाएंगे तो आप जानते हैं कि सेकेंड ए ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इस वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में जो लार्जेस्ट रेडियाई जो हैं वो हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, और उसके कंपैरिजन में अगर स्मॉलर रेडियाई जो हैं वो हैं किसके, सेकेंड ग्रुप के। तो होपफुली एटॉमिक रेडियाई की स्टोरी आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं, अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो मैं एक जुमला लिख रहा हूं कि आयनिक रेडियाई जो है उसमें मैं लिख रहा हूं कि ट्रेंड इज सेम एज एटॉमिक रेडियाई। ट्रेंड इज सेम एज एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड भी वही है। जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, आयनिक रेडियाई जो उसका ट्रेंड भी सेम रहता है। कैसे कि जैसे एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुए तो इनके आयनिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हुए थे तो इनके आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होते हैं। ये मेरे ख्याल में बात क्लियर होनी चाहिए। और इवन आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये कैटायन बनाते हैं, तो इनके एटम के मुकाबले में इनके आयंस जो होते हैं दे गॉट अ स्मॉलर साइज। जैसे सोडियम से सोडियम आयन स्मॉलर है, ऐसे ही मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन स्मॉलर होगा। तो आयनिक रेडियाई जो होंगे इनके, उनका ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई की तरह ही है। तो आई होप सो कि ये बात आप सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, जरा देखें। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इज कॉल्ड आईपी, and you better know IP is sometime called IE. This is called ionization energy. IP या इसको हम क्या बोलते हैं, ionization energy। तो IP या IE इसका ट्रेंड क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज। IP जो होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेकिन फर्स्ट ए टू सेकेंड ए यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो IP जो होती है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होती है। ये चीज़ भी आपकी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। IP टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ते हैं। IP फर्स्ट टू सेकेंड ग्रुप की तरफ जाने से इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। और एटॉमिक रेडियाई क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो होपफुली IP का ट्रेंड भी आप समझते होंगे। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट को पूरी पीरियोडिक टेबल के सिनेरियो में देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनकी IPs कंपैरेटिवली सभी एलिमेंट से लोएस्ट हैं। और क्यों हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक रेडियाई बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के मुकाबले में लार्जेस्ट हैं। क्योंकि इनकी IP लोएस्ट हैं तो ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, और जो एलिमेंट जितना बेटर इलेक्ट्रॉन लूजर होता है उतने ही उसके मेटेलिक कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं। तो मैं यहीं पर एक और पॉइंट भी डिस्क्राइब कर लेता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स का मतलब है ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कि हाउ मच इजियर द एलिमेंट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, कितना जल्दी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है। तो मुझे बताओ कि अगर IP लो होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर को अगर मैं m.c से लिखूँ सपोज टू बी, तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP। लोअर द IP हायर द मेटेलिक कैरेक्टर।
तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम अगर आए तो आप जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडिया के इंक्रीज होने से क्या होता है, आईपी डिक्रीज हो जाती है, और जितना कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन गिव अप होंगे उतना वो अच्छा मेटल होगा। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट ए टू सेकेंड ए ग्रुप की तरफ जाएं तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर थोड़े बहुत डिक्रीज होते हैं, पर इतने भी नहीं जितने के पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप से आगे चलते हैं। हाउएवर एस ब्लॉक एलिमेंट एज ए होल आर द बेटर मेटल बिकॉज देयर आईपीज आर कंपेरेटिवली लो एज कम्पेयर टू द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो आई होप सो कि ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे, एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, आईपी के बाद एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, या फिर इनकी बॉइलिंग पॉइंट, जिसको शॉर्टकट में लिखा है BBB। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं इसका ट्रेंड क्या है? ठीक है, नंबर 1 डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेकेंड ए, यानी फर्स्ट ए से सेकेंड ए की तरफ जाएंगे तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती हैं, लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे आएंगे तो इनके एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होने से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा एटम टू एटम, वो भी आप जानते हैं कि वो इंक्रीज होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बढ़ने से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी एटम के बीच की वो डिक्रीज होती जाएंगी, और जितना इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कम होगी, मेटेलिक बॉन्ड वीकर बनता जाएगा टॉप टू बॉटम, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती जाएगी। अगर आप कंपेयर करें इनकी वैल्यूज़ को, जैसे कि सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 98 है। अगर हम सोडियम से ऑनवर्ड जैसे नीचे आएंगे, जैसे अगर हम सीजियम की बात करें तो आप देखें कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 29 की रेंज में है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रही है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो होपफुली ये बात आप सबको समझ आ रही होगी। इसी तरह से फर्स्ट ए ग्रुप टू सेकेंड ए ग्रुप जाने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुई? उसकी वजह यह है कि फर्स्ट ए ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो मोनो पॉजिटिव आयनिक स्टेट में होता है, और सेकेंड ए ग्रुप का जो एलिमेंट है वो डाई पॉजिटिव आयन की सूरत में होता है। और आपको ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाई हुई है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है। मेटेलिक बॉन्ड जब स्ट्रांग बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैं उनके क्रिस्टल में मोनोवैलेंट आयन होगा, सेकेंड ए ग्रुप के जो क्रिस्टल हैं उसमें डाई पॉजिटिव आयन होगा। तो डाई पॉजिटिव आयन की वजह से जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रांगर होगी। यही वजह है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं और लेफ्ट टू राइट क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो होपफुली ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। तो चलें अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। नाउ दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी। नंबर 5 डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसका ट्रेंड अजीब है। क्या? कि टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, और फर्स्ट ए टू सेकेंड ए अगर हम जाएं तो भी डेंसिटी जो होती है इनकी वो क्या होती है, तो भी इंक्रीज होती है। डेंसिटी इन बोथ डायरेक्शन इंक्रीज, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। अब आते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो भाई, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसकी बेसिक वजह यह है कि जो इन एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं वो बढ़ते हैं। नो डाउट टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट नंबर ऑफ शेल एक बढ़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि एटॉमिक मासेस में जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे लिथियम टू सोडियम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिथियम टू सोडियम आप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल सिर्फ एक बढ़ेगा, लेकिन लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। ऐसे सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल एक बढ़ेगा, लेकिन मासेस को देखेंगे तो सोडियम का 23 है तो पोटेशियम का 39 है। तो इंक्रीमेंट इन मास फ्रॉम टॉप टू बॉटम ज़्यादा है बनस्पत उसके वॉल्यूम के, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के मुकाबले में सेकेंड ए ग्रुप की बात करें,
तो सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा हैं। और ये क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट दोनों बातें फेवर में जाती हैं, साइज भी कम होती है, मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है फर्स्ट टू सेकेंड, और साथ साथ में एटॉमिक मास भी बढ़ता है। जैसे सोडियम को अगर हम मैग्नीशियम के साथ कंपेयर करें तो सोडियम का मास 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, बढ़ गया। सोडियम की साइज बड़ी थी, मैग्नीशियम की साइज भी स्मॉल है, ये भी बात फेवर में जा रही है। तो आई होप सो कि डेंसिटी का ट्रेंड भी आप समझ गए होंगे कि टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती हैं मास की वजह से, और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती हैं, और यहाँ पर मास और वॉल्यूम दोनों फेवर करते हैं। इसी बात को लेकर अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो लेस डेंसर होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट ज़्यादा डेंसर होते हैं, और ज़्यादा डेंसर होने की वजह से सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट ज़्यादा हार्डर भी होते हैं। यू कैन नॉट कट द सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट ईजियर बाय द ऑर्डिनरी नाइफ, यानी आम चाकू या छुरी घर में होती है, आप उससे आप सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट को इजीली काट नहीं सकते। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है वो वीक है, डेंसिटी कम है, तो दे कैन बी इजीली कट। जस्ट लाइक सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम उसको फिंगर के बीच में अगर हम उसको प्रेस करें तो इवन वो भी प्रेस हो जाता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट एलिमेंट होता है बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ। एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। आपको याद होगा कि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाइड्रेशन। बस हमें देखना है कि अब हाइड्रेशन के बाद हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसका ट्रेंड क्या होगा एस ब्लॉक एलिमेंट में। थोड़ा बहुत मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि हाइड्रेशन क्या थी और फिर उसमें से कंसेप्ट हाइड्रेशन एनर्जी का कहाँ से आया। हाइड्रेशन का मतलब है कि जब भी कोई मेटल आयनिक फॉर्म में हो और वो गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड हो, और जब ये गैसियस जो मेटल आयन है या कोई भी आयन है पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू, जब इस पॉजिटिव आयन को जो गैसियस स्टेट में है, जब इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लें, वाटर मॉलिक्यूल जब इसको चारों तरफ से सराउंड कर लें, तो इस प्रॉपर्टी को जब कोई भी आयन इंटरेक्टेड हो या फिर सराउंड हो जाए बाय द वाटर मॉलिक्यूल स्पेशली, तो इस सारी सिचुएशन को हम कहते हैं हाइड्रेशन। और आप जानते हैं कि आयन जो होता है वो कितना सराउंड होगा बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो बात आप ऑलरेडी जानते हैं। एक होता है आयनिक रेडिया, या आप उसको कह सकते हैं आयनिक साइज, और दूसरा है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आयनिक साइज और चार्ज डेंसिटी ये दोनों जो होती हैं हाइड्रेशन को अफेक्ट करती हैं। वो कैसे? कि जब आयनिक साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन जो होती है वो कम होती है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बात कर लेता हूँ। आयनिक साइज जब बढ़ेगी तो हाइड्रेशन क्या होती है? कम होती है। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं, ये टॉपिक आपका ऑलरेडी डिस्कस्ड है। चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम कैसे डिस्कस करें? तो चार्ज डेंसिटी जब बढ़ती है तो हाइड्रेशन भी बढ़ती है। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आयनिक साइज और चार्ज डेंसिटी किस तरह से काम करती हैं, उसी हिसाब से हाइड्रेशन भी डिसाइड होती है। और याद रखें कि जितना हाइड्रेशन ज़्यादा होगी उतना वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड करेंगे और उतना एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो ऐसी सूरत में हाइड्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप उसको यूँ लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। जितना हाइड्रेशन ज़्यादा होगी उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब याद रखें कि हाइड्रेशन एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जब एक मोल आयन सॉल्यूशन में हाइड्रेट हों, जब एक मोल आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, तो उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा पर मोल पे काउंट की जाती है, इस वजह से इसका यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल। अब आप देखें कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। और दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप जो है हम जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप टू सेकेंड ग्रुप तक जाने के दौरान क्या होता है, एक तो आप जानते हैं कि चार्ज बढ़ जाती है, फर्स्ट ग्रुप के मोनो पॉजिटिव आयन, सेकेंड ग्रुप के डाई पॉजिटिव आयन, आयनिक साइज भी कम हो जाती है,
और ये दोनों बातें जो होती हैं वो हाइड्रेशन को इंक्रीज करती हैं। इस वजह से सेकेंडरी ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो विच आयंस आर मोर हाइड्रेटेड, सेकेंडरी ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकेंडरी ग्रुप हो, इनमें से ज़्यादा कौन ज़्यादा जो है हाइड्रेटेड होंगे, जो कि टॉप एलिमेंट होंगे, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, या सोडियम है, या मैग्नीशियम है। लेकिन सोडियम से ज़्यादा हाइड्रेशन मैग्नीशियम की होगी, एज आई टोल्ड कि फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में सेकेंडरी ग्रुप वालों के एलिमेंट की जो हाइड्रेशन होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी कि हाइड्रेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों होती है। एक और प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड नंबर 7 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में, हाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वर्किंग। एक पॉइंट है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स have very high negative aqueous reduction potential। एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनके aqueous reduction potential की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये है कि जब ये एलिमेंट वाटर के टच में आते हैं तो इनके रिड्यूस होने का पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में बहुत कम है। इनके अपने रिड्यूस होने का पोटेंशियल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव में हाई हैं। इसका मतलब है कि दीज एलिमेंट्स हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रादर देन गेनिंग। ठीक है, तो इसी वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये वाटर बेस्ड जो सॉल्यूशंस होती हैं उनमें एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो नेगेटिव एक्वस रिडक्शन की जो पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में हाई हैं। तो इस वजह से मैं एक जुमला लिख रहा हूं कि हेंस these elements cannot be used as electrode in aqueous solution। इन aqueous solutions में हम इन एलिमेंट्स को एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब इन एलिमेंट्स को वाटर बेस्ड सॉल्यूशन में एज ए इलेक्ट्रोड हम डिप करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड खुद पानी के साथ एक्सप्लोसिवली या फिर रैपिडली रिएक्ट कर लेंगे। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोड से करंट पास करें, ये इलेक्ट्रोड खुद पानी के साथ रिएक्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देंगे। तो ऐसी सूरत में दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी यूज इन द एक्वस बेस्ड सॉल्यूशन। हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन एक्वस बेस्ड नहीं है तो फिर तो एक अलग स्टोरी है। जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, इज अ काइंड ऑफ ए ड्राई बैटरी। आप जानते हैं कि दिस बैटरी इज कॉल्ड लिथियम आयन बैटरी। उसमें हम लिथियम यूज़ करते हैं, पर वो वाटर बेस्ड नहीं होती इस वजह से। लेकिन अगर वाटर बेस्ड होती तो हम लिथियम कभी भी हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? पर ये जो वैल्यूज़ हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में। ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या रुबीडियम, इनकी वैल्यूज सोडियम से लेकर रुबीडियम तक जो है वो डिक्रीज हो रही हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डिक्रीज हो रही हैं, पर वो नेगेटिव में या प्लस में। ठीक है, डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में, एक्चुअल में वो बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी लिथियम की वैल्यू का हाईएस्ट होना, वो इस वजह से है क्योंकि लिथियम की साइज बहुत स्मॉल है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जिस आयन की साइज स्मॉल होती है उसकी हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से स्मॉल साइज होने के बावजूद भी लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का हाई होना वो इस वजह से है क्योंकि इसकी आयन्स जो होते हैं इनकी हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो ना चाहते हुए भी लिथियम जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है और वो जल्दी से अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज करता है। तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।